हेलो एवरीवन। आज ज्योमेट्री के सेशन 6 में करेंगे। सेशन 6 में क्या है कि आज हम जो भी सेंटर के बारे में बात कर चुके हैं उससे थोड़ा सा आगे आज बात करेंगे। आज सरकम रेडियस, सरकम सेंटर, ऑर्थो सेंटर, इन सब के बारे में बात कर रहे होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम आते हैं सरकम सेंटर। एक बार थोड़ा सा एक क्विक रिकैप कर लेते हैं। ठीक है, आज के पहले हम जो पढ़ रहे थे वो सबसे पहले लेक्चर में जो मैं पढ़ा था उसमें मैंने पढ़ाया था कि एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, एंगल बाइसेक्टर जो है वो एंगल को बाइसेक्ट करता है, और एंगल को जब बाइसेक्ट करता है तो अगर किसी ट्रायंगल में मैं 3 एंगल बाइसेक्टर ऐसा ड्रॉ कर दूंगा, ये सारे एंगल बाइसेक्टर है, तो ये इन सेंटर होता था। इन सेंटर से हमें इन रेडियस मिलता था और इन रेडियस से हम इन सर्कल बना सकते थे। उसके बाद हमने पढ़ा मीडियंस। मीडियंस क्या होता था? ट्रायंगल, इसमें एंगल बाइसेक्टर होता है, उसमें साइड बाइसेक्टर होता है। अगर साइड बाइसेक्टर का जो मीटिंग पॉइंट होगा, साइड बाइसेक्टर का जो मीटिंग पॉइंट होगा, इसको हम सेंट्रॉइड कहते हैं। सेंट्रॉइड में 2:1 के रेशियो में डिवाइड करते हैं। तो ये बेसिकली हम दो चीज ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे सरकम सेंटर। सरकम सेंटर में क्या होता है कि अगर अपने पास कोई ट्रायंगल है, ट्रायंगल पे हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब किसी भी साइड पे परपेंडिकुलर इनफाइनाइट हो सकता है। ठीक है, परपेंडिकुलर जो है वो इनफाइनाइट हो सकता है, लेकिन अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहना है तो वो एक ही हो सकता है जो इस लाइन को इक्वली डिवाइड कर दे, तो इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर अगर मैं बीसी का ड्रॉ कर रहा हूं तो दिस, इसको एस बोल रहे हैं। फिर ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर रहा है तो वो एफ पे है, फिर ई पे है। तो ये क्या है? सारे परपेंडिकुलर है। तो ये जब सारे परपेंडिकुलर है तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का जो मीटिंग पॉइंट होता है उसको हम कहते हैं सरकम सेंटर। ठीक है, उसको हम कहते हैं सरकम सेंटर। एस को हम कह रहे हैं सरकम सेंटर। एस डी, एस ई और एस एफ जो है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। ठीक है, और ये जो आर मैंने लिखा है, ये आर जो मैंने लिखा है ये सरकम रेडियस है। आर जो है वो सरकम रेडियस है। अगर मैं इसको सेंटर मान के एक सर्कल ड्रॉ करूंगा तो सर्कल जो है वो वर्टेक्स से होके जा रहा होगा। सर्कल जो है वो वर्टेक्स से होके जा रहा होगा। अब सर्कल वर्टेक्स से होके जा रहा होगा तो इसमें क्या सीन क्रिएट होगा? सर्कल वर्टेक्स से होके जा रहा है तो इसमें वर्टेक्स जो है मतलब इससे इक्वी डिस्टेंट वर्टेक्स रहता है। वर्टेक्स का जो डिस्टेंस है वो तीनों इक्वल रहेगा। तो ये होता है सरकम सेंटर। सरकम सेंटर किसको कहते हैं? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का जो मीटिंग पॉइंट रहता है उसको सरकम सेंटर कहते हैं। सरकम रेडियस किसको कहते हैं? इस सेंटर से इस वर्टेक्स तक का जो डिस्टेंस है उसको रेडियस कहते हैं। और अगर मैं इस सेंटर को इस रेडियस के साथ मिला के एक सर्कल ड्रॉ कर दूंगा तो एक सर्कल बन जाएगा, उसको सरकम सर्कल कह रहे होंगे। ठीक, आई होप कि क्लियर होगा। आगे चलते हैं। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है? सरकम सेंटर जो है, सरकम सेंटर जो है वही इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। अब इसमें आप ध्यान से देखिए, अगर मैं यहाँ पे ट्रायंगल ए, बी और सी कह रहा हूँ, इसको मैंने ओ कहा, अगर इसको आप ऐसे मिला देंगे तो सबसे पहले कहा गया कि अगर मान लो कि बी ओ सी, ये जो ओ डी है ना इसको मैं ओ कर रहा हूँ, बी ओ सी का जो वैल्यू है, ये जो इसका वैल्यू होता है थीटा, तो इसका वैल्यू हम 2 थीटा कहेंगे। ठीक है, बी ए सी का वैल्यू से ये डबल होता है। ये सर्कल में होता है, सेंटर होता है, तो सेंटर पे जो एंगल बनते हैं वो इस वर्टेक्स वाले से डबल होते हैं। ये हम सेंटर में भी, सर्कल में भी पढ़ेंगे। अगर राइट एंगल ट्रायंगल अपने पास है तो राइट एंगल ट्रायंगल में सरकम सेंटर जो है वो मिड पॉइंट ऑफ द हाइपोटेनस होता है। जैसे अगर मान लो कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसमें मुझे सरकम सेंटर निकालना है, तो इस हाइपोटेनस का मिड पॉइंट जो होगा, तो ये डिस्टेंस आर होगा, ये भी डिस्टेंस आर होगा, ये भी डिस्टेंस आर होगा। इसको सेंटर मान के ऐसे ड्रॉ कर रहे होंगे तो इस तरह से एक सर्कल बना दिया होगा। ठीक है, तो हाइपोटेनस जो होता है राइट एंगल ट्रायंगल में, सरकम सेंटर जो होता है वो मिड पॉइंट होता है हाइपोटेनस का। राइट एंगल ट्रायंगल में मीडियन टू द हाइपोटेनस जो होता है हाफ ऑफ इट होता है। अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो मीडियंस का जो लेंथ है हाइपोटेनस का हाफ होता है। ठीक है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में सरकम सेंटर जो होता है वो आउटसाइड द ट्रायंगल होता है। कैसे? अगर मान लो कि ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है, इसमें मुझे सरकम सेंटर निकालना है। सरकम सेंटर क्या होता है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में भी पॉसिबल कुछ इस तरह से हो सकता है, मे बी पॉसिबल कि कुछ इस तरह से हो सकता है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कुछ इस तरह से हो सकता है यहाँ पे। अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कुछ इस तरह से हो सकता है। तो जो सरकम सेंटर होगा वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के बाहर होगा। ठीक है, ये सरकम सेंटर वाले केस में हो गया। ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, बस ध्यान आप रखेंगे कि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर था। अब इक्विलैटरल ट्रायंगल में क्या है? इक्विलैटरल ट्रायंगल अगर होता है
तो इक्विलैटरल ट्रायंगल अगर मान लो ये सारे ही साइड बराबर है, सबका वैल्यू ए है, ए है, ए है, तो इसमें सरकम सेंटर का जो वैल्यू होगा, आर का जो वैल्यू होता है ए डिवाइडेड बाय √3 होता है। अभी राइट एंगल ट्रायंगल में आर जो होता है हाइपोटेनस बाय 2, ये हम अभी आपको एग्जांपल से समझाए, ठीक है। तो इतनी सारे पॉइंट्स होते हैं जो आपको सरकम सेंटर में यूजफुल होता है। अच्छा, ये सारे पॉइंट्स मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चंस के बहुत ज्यादा जरूरी होंगे। जितने भी अभी तक मैं लेक्चर थ्योरी वाले लेक्चर अभी कर रहा हूँ, इन थ्योरी वाले लेक्चर के बाद हमारा फिर प्रैक्टिस सेशन शुरू होगा। प्रैक्टिस सेशन में फिर हम करीबन 100 क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे होंगे ट्रायंगल्स के, ठीक है, ट्रायंगल के, सर्कल के, इन सब के 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे होंगे, ठीक। नेक्स्ट आते हैं, अभी देखना फिर से, ये एक ट्रायंगल है, अगर इस ट्रायंगल के पे हमें सरकम सेंटर निकालना है, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मैंने निकाला, सरकम सेंटर हो गया। सरकम सेंटर जैसे ही हो जाएगा तो यहाँ से एक आर ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, इसको सेंटर मान के मैं एक सर्कल बना दिया, तो सरकम सर्कल हो गया, आर हो गया, सरकम सेंटर हो गया। अच्छा, बीसी का लेंथ ए है, बीए का लेंथ सी है, और एसी का लेंथ जो है वो बी है। इस तरह की चीजें दी हुई हैं। आपको जिस दिन मैं एरिया का फॉर्मूला बताया था, उस वाले लेक्चर में ये आप देखे होंगे कि आर जो होता है सरकम रेडियस क्या होता है, ए इंटू बी इंटू सी। व्हाट इज ए इंटू बी इंटू सी, मतलब साइड का प्रोडक्ट, जितने भी साइड है, दिस इज साइड का साइड, तो ए बी सी साइड है, तो ए बी सी प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय 4 इंटू एरिया। जो ये जो डेल मैंने यूज किया, डेल को हम क्या कहते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल कहते हैं। अच्छा, साइन लॉ भी जब हम पढ़ रहे थे तो भी मैं आपको कैपिटल आर लिखा था, अगर आप नोट्स बनाए हुए तो आप पलट के देख सकते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या था, उसमें यही था कि a डिवाइडेड बाई साइन ए इक्वल टू b डिवाइडेड बाई साइन b इक्वल टू c डिवाइडेड बाई साइन c इक्वल टू 2r। तो अभी आप समझ रहे हैं, साइन a का मतलब ये a एंगल की बात कर रहा हूं, और a के साइड का मतलब ये a डिवाइडेड बाई साइन ए, b डिवाइडेड बाई साइन b, c डिवाइडेड बाई साइन c का वैल्यू 2r होता है। अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको ये चीज समझाया कि अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है तो कैपिटल आर का वैल्यू जो होगा वो a डिवाइडेड बाई √3 होता है। अगर राइट एंगल ट्रायंगल होता है तो आर जो होता है वो हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाई 2 होता है, ठीक है। तो ये चीज होता है। आई होप कि आप समझ गए होंगे, कोई डाउट नहीं होगा। ये सब मैं रिकैप करवा रहा हूँ जो हम पहले कर चुके हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है कि इक्विलैटरल ट्रायंगल है कोई, और इक्विलैटरल ट्रायंगल में डी इज अ पॉइंट ऑन बी सी। इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो ये है डी ए बी सी। इक्विलैटरल ट्रायंगल में ऐसा कह दिया कि ये सारे इक्विलैटरल ट्रायंगल है। अब D इज अ पॉइंट ऑन BC सच दैट AD जो है वो परपेंडिकुलर है, AD जो है वो परपेंडिकुलर है BC पे, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, कौन सा करेक्ट है। तो अगर ये परपेंडिकुलर, अच्छा अभी थोड़ी देर में अगर आपको ये समझ नहीं है तो मैं थोड़ी देर में ये वापस समझाऊंगा कि अगर राइट एंगल ट्रायंगल, अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल ट्रायंगल है तो मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूं तो ये दोनों इक्वल होगा, इसका वैल्यू 1 होगा तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। अब क्योंकि ये इक्विलैटरल है तो ये टोटल मिला के 2 है, तो ये भी 2 हो जाएगा और ये भी 2 हो जाएगा। अब आते हैं ऑप्शन देखते हैं, ए बी और बी डी का जो रेशियो है ये 1:1 है, गलत है, ठीक है, ये गलत है। ए बी इज टू बी डी का वैल्यू, ए बी इज टू बी डी का, ए बी इज टू बी डी का वैल्यू 1:2 है, उल्टा लिखा हुआ है। ए बी इज टू बी डी का वैल्यू 2:1 है, ये सही लिखा हुआ है। ए बी इज टू बी डी का वैल्यू 3:2 है, गलत है, ठीक है। आई होप कि आप समझ रहे होंगे मैं कैसे और कौन से कॉन्सेप्ट का यूज कर रहा हूं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, चलो आगे। अब एक बार हम आते हैं ऑर्थो सेंटर पे। ऑर्थो सेंटर क्या होता है, ऑर्थो सेंटर जो होता है वो वर्टेक्स से परपेंडिकुलर डालते हैं, इसमें परपेंडिकुलर होता है, बाइसेक्टर नहीं होता। अभी इसके पहले जो हम सरकम रेडियस, सरकम सेंटर जो देख रहे थे, सरकम सेंटर जो होता है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाला पार्ट होता है, इसमें बस परपेंडिकुलर होता है, इसमें परपेंडिकुलर होता है, इसमें परपेंडिकुलर होता है। अच्छा, परपेंडिकुलर का मतलब है इस वर्टेक्स से इस वाले साइड पे एक हाइट डाला गया है, हाइट का मतलब ऑल्टीट्यूड लेते हैं, ठीक है। तो ये AD का जो वैल्यू है वो H1 है, उसके बाद BE का वैल्यू जो है वो H2 है, CF का जो वैल्यू है वो H3 है, ठीक है। BE का जो वैल्यू है उसको, मतलब ये जो पॉइंट इंटरसेक्शन पॉइंट है इसको मैंने कैपिटल H कहा है, दैट इज ऑर्थो सेंटर। BC जो है A है, C के सामने के साइड को मैंने C और A के सामने के साइड को A, B के सामने के साइड को B बोला है, ठीक है। AD इंटू BE, सॉरी AD BE CF जो है ऑल्टीट्यूड है, H ऑर्थो सेंटर है। AD का वैल्यू मैंने H1 कहा, BE का वैल्यू मैंने H2 कहा, CF का वैल्यू मैंने H3 कहा, तो H1 is to
H2:H3 जो है वो 1 डिवाइडेड बाई A इज टू 1 डिवाइडेड बाई B इज टू 1 डिवाइडेड बाई C है। कैसे समझते हैं? H1 क्या है, ध्यान से देखना। H1 है ये वाला हाइट, मतलब A से BC पे आ रहा है, ठीक है। तो H1 जब लिख रहे होंगे तो मैं H1 लिख रहा हूँ तो ये किस पे आ रहा है, इसका लेंथ क्या है A, तो 1/A लिख दिया। H2 है तो H2 किस पे जा रहा है, B पे जा रहा है, तो H2 के बाद B लिखा हूँ। H3 जो है C पे जा रहा है तो H3 जब लिखा तो C के बारे में लिखा तो 1:C लिख दिया, ठीक है। ये चीज है। अभी इसके बाद एक और चीज आपको समझना है कि इसमें BH इंटू HE, CH इंटू HF, AH इंटू HA, ठीक है, AH इंटू HD, ये सब बराबर होगा, ये सब बराबर होगा। BH इंटू HE, AH इंटू HD, CH इंटू HF, ये सारे ही इक्वल होंगे, ठीक है। आई होप कि क्लियर होगा। आगे चलते हैं। अच्छा, ऑर्थो सेंटर में एक और चीज आपको समझने वाली क्या है कि अगर मान लीजिए कि ऑर्थो सेंटर है तो इसको मैंने कहा कि ये A है, ये B है और ये C है, इसका वैल्यू H है, तो ये AD है, BE है और ये F है। तो BHC का जो वैल्यू, अगर ये थीटा होगा तो BHC का वैल्यू जो होगा 180 माइनस थीटा होगा, 180 माइनस थीटा डिग्री होगा। तो BHC का जो वैल्यू है 180 माइनस A है। अब कह रहे हैं राइट एंगल ट्रायंगल में ऑर्थो सेंटर जो होता है वो पॉइंट होता है जहां पे परपेंडिकुलर लाइंस मीट करते हैं, ठीक है। यानी कि अगर मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल बना दूं और मैं बोलूं कि ऑर्थो सेंटर इसका कहां होगा, तो ऑर्थो सेंटर इसका यहां होगा। क्यों? ऑर्थो सेंटर होता है वर्टेक्स से परपेंडिकुलर, तो वर्टेक्स इस वर्टेक्स से परपेंडिकुलर यहां पड़ रहा है, इस वर्टेक्स से परपेंडिकुलर यहां पड़ रहा है, तो इसका परपेंडिकुलर यहीं पे रह जाएगा, तो यानी कि ये वाला परपेंडिकुलर ऑर्थो सेंटर होगा। उसके बाद बोला कि ऑब्ट्यूज ट्रायंगल में ऑर्थो सेंटर जो है आउटसाइड द ट्रायंगल होता है, ठीक। ऑब्ट्यूज ट्रायंगल बना दिया, इसमें ऑर्थो सेंटर की बात है। तो इसका ऑर्थो सेंटर किसको बोला गया? इसमें बोला गया कि वर्टेक्स से परपेंडिकुलर डालना सामने वाले साइड पे, तो इस साइड से सामने वाला साइड पे परपेंडिकुलर डालना है, इस साइड से सामने वाले साइड पे परपेंडिकुलर डालना है। तो कुछ इस तरह का सिचुएशन क्रिएट होता है, ठीक है, इस तरह का सिचुएशन क्रिएट होता है। तो इसका मतलब क्या है कि ऑर्थो सेंटर जो है वो आउटसाइड द सेंटर रहेगा, किधर? जिधर सबसे बड़ा वाला एंगल बन रहा है, ठीक है। ये अभी हमने कहा कि इन किसी भी ट्रायंगल में साइड ऑफ द लेंथ जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कॉरेस्पॉन्डिंग ऑल्टीट्यूड होता है। इसके बारे में अभी हमने एग्जांपल दिया था, ठीक है। आई होप कि क्लियर होगा। नेक्स्ट चलते हैं। अगर देखेंगे तो सबसे पहले ये क्वेश्चन है कि रेशियो ऑफ ऑल्टीट्यूड ऑफ अ ट्रायंगल कैन बी 2:3:5, 2:3:5 के रेशियो में है ट्रायंगल, ठीक है। तो ये सही लिखा हुआ है या गलत लिखा हुआ है ये आपको बताना है। तो ऑल्टीट्यूड का रेशियो ये गिवन है, तो जब ऑल्टीट्यूड का रेशियो गिवन है तो आपको अभी समझाया था मैंने कि H1:H2:H3 का जो वैल्यू है 1/2 रेशियो 1/3 रेशियो 1/5 होता है। कभी भी मैं ऐसे करके आंसर कोट नहीं कर सकता, पहले मैं इसका इंटीजर वैल्यू निकालता हूं। तो 235 का एलसीएम क्या होगा? 30 से मल्टीप्लाई कर दो, 30 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 30 से जब मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 15, 10 और 6, ठीक है। 15, 10 और 6, तो ये हो गया। तो अभी आपको बताना ये है कि क्या ये ट्रायंगल पॉसिबल हो पाएगा कि नहीं। ट्रायंगल पॉसिबल कैसे हो पाता है और कब हो पाता है? जब सम ऑफ टू एंगल जो है उसका वैल्यू थर्ड वाले से बड़ा होगा। किसी को भी ले लो, सपोज 10 + 6 16, 16 बड़ा है 15 से, तो हमारा ट्रायंगल जो है वो सही हो जाएगा, पॉसिबल है। आई होप कि क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक और क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ट्रायंगल PQR है, PX QY एंड RZ जो है ऑल्टीट्यूड है इंटरसेक्टिंग एट O। एक ट्रायंगल ले लेता हूं, ठीक है, एक ट्रायंगल ले लेता हूं P Q और R। यहां से एक PX ऑल्टीट्यूड है, PX QY और फिर RZ, QY और RZ ये है। तो इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट O, ये पॉइंट O पे इंटरसेक्ट कर रहा है। PO का वैल्यू 6 है, PX का वैल्यू 8 है,
ये टोटल 8 है, ये 6 हो गया तो ये 2 हो जाएगा। QO का वैल्यू 4 है तो QY का वैल्यू निकालना है। तो आपको तो ये समझाया हूं अभी थोड़ी देर पहले कि QO इंटू OY इक्वल टू PO इंटू OX होता है। तो PO इंटू OX का तो वैल्यू मालूम है, QA का वैल्यू 4 हो गया, OY का वैल्यू X ले लेते हैं। 2 से ये कैंसिल हो गया 2 से ये कैंसिल हो गया 2 टाइम्स, 2 से ये कैंसिल हो गया 3 टाइम्स। तो यहाँ पे X का जो वैल्यू है वो 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। X का जो वैल्यू है वो 3 सेंटीमीटर हो जाएगा, मतलब OY 3 हो गया। अभी QY मुझे निकालना है टोटल, तो QY क्या होगा, QY निकालना है तो QO 4 सेंटीमीटर और OY 3 सेंटीमीटर, तो 4 + 3 दैट इज 7 सेंटीमीटर। अभी ये कॉन्सेप्ट समझाया हूं तो उसी कॉन्सेप्ट पे ये क्वेश्चन था, और ये सब जो भी क्वेश्चन हम कर रहे हैं किसी न किसी एग्जाम में पहले आ चुके हैं, इसलिए आप इन क्वेश्चन को बहुत लाइटली नहीं ले सकते कि अच्छा इतना फॉर्मूला याद करने की क्या ही जरूरत है, पर ज्योमेट्री में जरूरत है। आई होप कि समझ गए होंगे, क्लियर होगा, कोई डाउट नहीं होगा। ये एक फैक्ट है जो आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, क्या फैक्ट है कि कोई इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो इसमें चारों पॉइंट जो होते हैं वो सेम होते हैं। कौन से चारों पॉइंट देखते हैं। एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल में अगर आप 4 पॉइंट अभी हमने पढ़ा ना, कौन कौन से पॉइंट, इन सेंटर, सेंट्रॉइड, उसके बाद फिर आपका हो गया सर्कम सेंटर, और फिर हो गया आपका ऑर्थो सेंटर। ये 4 पॉइंट, क्या यही 4 पॉइंट होते हैं? नहीं, बहुत सारे पॉइंट होते हैं पर इंपॉर्टेंट हमारे लिए ही है। तो ये चारों ही पॉइंट सेम होते हैं। अब इन सेंटर क्या होता है, सेंट्रॉइड क्या होता है, सर्कम सेंटर क्या होता है, ऑर्थो सेंटर क्या होता है, आई होप आप सबको पता होगा। अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो आइसोसेलेस में ये दोनों इक्वल होते हैं, इसमें ये दोनों तीनों इक्वल होते हैं। अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो एक लाइन ड्रॉ करते हैं, इसी लाइन पे इन सेंटर, सेंट्रॉइड, सर्कम सेंटर और ऑर्थो सेंटर इस तरह से एक ही लाइन पे होते हैं। अब ये राइट एंगल ट्रायंगल होता है तो इसमें पेरीमीटर का जो वैल्यू है 2 × क्या है ये लिखा हुआ, इन रेडियस प्लस 4 × सर्कम रेडियस। इस पे फॉर्मूला आया था, ठीक है, इस एक सेकेंड, इस पे पहले क्वेश्चन आ चुके एग्जाम में। जो एग्जाम में क्वेश्चन आया था इस पे डायरेक्ट फॉर्मूला लगता है। कैसे बनता है फॉर्मूला, ऑफ कोर्स प्रूफ करने की जरूरत है, जो मैं करूंगा नहीं वो हमारे लिए उतना रेलेवेंट है नहीं, टाइम वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये अपने को याद होना चाहिए कि अगर अगली बार कभी क्वेश्चन आया तो मैं आराम से कर दूंगा, ठीक है। आई होप कि क्लियर होगा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। तो आज इस लेक्चर में फिर से इतना रहने देते हैं, और अभी आपका सारा सेंटर कंप्लीट हो गया। एक चीज अभी और, मैं इस सेंटर से रिलेटेड अपोलोनियस थ्योरम जो होता है वो मैं छोड़ा हूं, जो मैं एक छोटे से वीडियो में कंप्लीट कर दूंगा, और वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। तो आई होप कि क्लियर हो गया होगा। अभी इसके बाद ट्रायंगल के सेंटर के बाद सिमिलैरिटी और कॉन्ग्रुएंसी पे हम बात कर रहे होंगे, ठीक है। आई होप कि आप नोट्स बना रहे होंगे, आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय।